क्या है क्वेश्चन नंबर 41। वैसे देखा जाए ना तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यस सर, क्योंकि √3, नहीं नहीं, आप भी गलत ही हो गए। एक्चुअली क्या होता है, √3 W1 - W2। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि √3 W1 से मल्टीप्लाइड है या सबसे मल्टीप्लाइड है? चलो खैर, अब बात करते हैं थोड़ा सा। इधर देखो, अब इसमें तुम्हें वाट मीटर से तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है। चलो बताओ, अगर वाट मीटर मेथड हमने पढ़ा है पूरा डिटेल में, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1 इन द टर्म्स ऑफ लाइन, इन द टर्म्स ऑफ लाइन, बोलो। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ W1 एंड W2? बोलो जल्दी, जो जो आपको याद रखना है। W1 की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, VL/IL cos 30 - 5 और VL/IL cos 30 + 5। याद आया सबको? हाँ या ना? बोलो यार, क्या याद आया सबको? और अगर यही फेज में बात करते, अगर यही फेज में बात करते तो लाइक क्या हो जाता, √3 V फेज I फेज cos 30 - 5, सॉरी, एक 30 - 5 और एक 30 + 5। ठीक है, ओके। अब जब हमने इन दोनों को ऐड किया था तो आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा क्या आया था, √3 VL/IL इंटू cos 5, जो कि हमें पता है कि ये कौन सा पावर है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी। ये कौन सा पावर है, ये कौन सा पावर है? दैट इज एक्टिव पावर, दैट इज एक्टिव पावर। और जब हमने दोनों वाट मीटर को रीडिंग को घटाया और सब्ट्रैक्ट किया तो उस समय पता है कितना आया था? एनीवन, कितना आया था? देखिए किसको याद है, कितना आया था जब हमने दोनों वाट मीटर की रीडिंग को घटाया था? तो सिंपली क्या आया था? वेरी गुड, VL/IL साइन इंटू 5 ओनली, ओनली। क्या ये रिएक्टिव पावर है? क्या ये रिएक्टिव पावर है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट रिएक्टिव पावर। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पावर हमने क्या पढ़ा हुआ है, √3 VL/IL साइन 5। तो मतलब अगर मुझे इसको रिएक्टिव पावर लिखना है तो मुझे दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3 से। बोलो हाँ या ना? तो लाइक ये क्या हो जाएगा, VL/IL साइन 5। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, रिएक्टिव पावर। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, रिएक्टिव पावर। ठीक है, दैट इज रिएक्टिव पावर। अब अगर आपसे यहाँ पे पावर फैक्टर एंगल पूछा जाए, थीटा पूछा जाए, तो लाइक आप क्या करोगे, Q/P। तो Q की वैल्यू क्या है, √3 VL/IL साइन 5 डिवाइड बाई Q की वैल्यू क्या है, √3 VL/IL साइन 5, और P की वैल्यू क्या है, √3 VL/IL cos 5 इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा, ये सारा कैंसिल हो गया, लाइक कितना आ जाएगा, tan(5). मेरा टारगेट क्या है, ये 5 निकालना है मुझे। तो tan(5) इज इक्वल टू Q/P, एंड व्हाट इज Q, √3 W1 - W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू वॉट, tan 1 √3 W1 - W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। दिस इज 5, या फिर दिस इज थीटा, बेसिकली आप जो भी बोल लो, 5 बोल लो। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर एंगल है। तो क्या ये, अगर आप इसे ध्यान से देखो, क्या ये ऑप्शन आपको किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है?
बोलो यार, क्या ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है? और तुम्हें जान के सरप्राइज होगा, लाइक कि एग्जैक्टली ऐसा ही दिया हुआ है, मतलब ये पेपर ही है ना बेसिकली, तो अब ये पेपर ही है, अब उसमें लाइक कि अगर वही बात है, क्या बोले हैं, मतलब कि उनको एक्चुअली इस पे ऐसे देना चाहिए ना, W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, बट नहीं, ब्रेकेट लगाने में बहुत टाइम लगता है। अगर ए ब्रेकेट होता देन आंसर इज दिस वन। क्लियर? द डिफरेंस ऑफ कॉइल सेट्स इन थ्री फेज सिस्टम इज, दैट इज, ओके, सी, ओके। तो अब थ्री फेज सिस्टम दो टाइप का होता है, कौन कौन? एक होता है बैलेंस्ड सिस्टम और एक होता है अनबैलेंस्ड सिस्टम। तो अनबैलेंस सिस्टम या फिर बैलेंस सिस्टम, लाइक बैलेंस सिस्टम, चलो अभी फिलहाल बैलेंस सिस्टम की बात करते हैं। तो बैलेंस सिस्टम में जो फेजर सम होता है, फॉर अ बैलेंस सिस्टम द फेजर सम ऑफ ऑल थ्री फेज इज ऑलवेज इक्वल टू, बोलो, जीरो। लाइक वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसे निकालोगे, लाइक एक फेज, दो फेज और एक तीन फेज, क्यों ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि तीनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो लाइक कि अगर इन दोनों का किसी दो का रिजल्टेंट निकालोगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसके बराबर आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और रिजल्टेंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखना, फॉर अ बैलेंस थ्री फेज सप्लाई फेजर सम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, एंड कितने का एंगल का डिफरेंस होता है, तो दैट इज 120। डन। द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जल्दी बोलो। देखो यहाँ तक घुस गए हैं ये, तो ऐसे आप किसी टॉपिक को ना इग्नोर नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तक चले गए हैं ये। क्या है? वेरी गुड, के डी साइन एन थीटा बाई टू, एन साइन थीटा बाई टू। और के डी के साथ और क्या आता था? के पी का भी बता दो फिर, के पी का भी बता दो फिर, अल्फा बाई टू। ठीक है, और अगर यही किसके लिए बात कर लें, अगर ये nth हार्मोनिक्स के लिए बात कर दें, तो केपी की वैल्यू क्या हो जाती है? कॉस ऑफ एन अल्फा बाई टू। ठीक है, और अगर ए बोलें लाइक कि nth हार्मोनिक्स को हटाने के लिए व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द आंसर? पाई बाई एन। जैसे अगर कोई बोले कि फिफ्थ हार्मोनिक्स को हटाना है तो क्या लिखेंगे? पाई बाई फाइव। सेवन्थ हार्मोनिक्स को हटाना है तो पाई बाई सेवन। पाई बाई फाइव की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 36 डिग्री। जैसे नो, ठीक है। खैर, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला, साइन एन अल्फा बाई टू, एन साइन अल्फा बाई टू। डन। ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट रेटिंग बढ़ानी है तो, करंट रेटिंग बढ़ानी है तो पैरेलल में ऐड करेंगे, और अगर वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी होती है तो लाइक दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू, दैट इज इन पैरेलल। ठीक है, ऑप्शन देखो, fulfill increased demand of load, one more alternator is run at closed room, run in airy room. Which type of rotors are used in high speed alternators? obvious सी बात है, cylindrical। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46, which when frequency is high the EMF will, तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है? 4.44 f इंटू एन इंटू फाइव। तो इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा? हाई ना, like what is the answer? Becomes more। Done। Next, the breather of a transformer is filled, बोलो, the breather of transformer is filled with,
कैल्शियम क्लोराइड। ओके, मतलब अच्छा, ब्रीदर लगा क्यों होता है? ब्रीदर लगा क्यों होता है? टू ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? दैट इज सिलिका जेल। ठीक है, दैट इज सिलिका जेल। सिलिका जेल यूज किया जाता है। ओके, ये क्या करता है? मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं तो उससे क्या होगा, अगर मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लाइक इट वहां पे जाकर के बबल्स बनने वाले हैं। ठीक है ना, वो टेम्परेचर को वहां पे बेसिकली, या फिर ऐसे को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ना, आप ऐसे समझो कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर उसमें ह्यूमिडिटी आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दैट विल इंक्रीज या डिक्रीज। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर उसमें आप ह्यूमिडिटी लाइक कि मॉइस्चर अगर आप इन मतलब इंटर कराते हो तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। हमें ये नहीं होने देना है, इसलिए हम मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देंगे, उसके लिए सिलिका जेल लगाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। ओके, अगर फ्रेश सिलिका जेल है, सिलिका जेल फ्रेश है मतलब विदाउट अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, तो उसका कलर क्या होता है? उसका कलर क्या होता है? ब्लू। ठीक है, और अगर उसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है देन उसका कलर क्या हो जाता है? पिंक। क्लियर है? डन। मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है तो उसका कलर पिंक हो जाता है। डन। क्वेश्चन नंबर 48 बोलिए। सिंपल यार, आयरन लॉसेज फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं क्या ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं क्या? अगर यही ट्रांसफार्मर की जगह, अगर यही ट्रांसफार्मर की जगह अल्टरनेटर पूछ देता तो उस केस में आंसर क्या होता? उस केस में आंसर क्या होता? देन आयरन प्लस फ्रिक्शन लॉसेज। वेरी गुड, ए एंड सी कल हमने बात, मतलब कल इसी पेपर में आया था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 49। ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉइस्चर द कलर, क्या बात है, कलर ऑफ सिलिका जेल बिकम्स। ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉइस्चर द कलर ऑफ सिलिका जेल बिकम्स। पिंक तो है नहीं, तो जहां पे पिंक लिखा हुआ है वहां पे व्हाइट भी लिख लेना फिर। ठीक है, इसके साथ ऑयल। ठीक है, इसके साथ ऑयल। डन। ओके, 51। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी 60 एम्पियर आवर। फॉर हाउ मेनी आवर्स द करंट ऑफ 5 एम्पियर कुड बी ड्रॉन फ्रॉम इट? बोलो। तो नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज एम्पियर आवर। अच्छा, एम्पियर आवर इज अ यूनिट ऑफ, जल्दी बोलो। एम्पियर आवर इज अ यूनिट ऑफ डीसी, लाइक ऑब्वियस सी बात है, बैटरी। ठीक है, दैट इज फॉर बैटरी। ठीक है, ओके, और अगर इसका लाइक 60 इन एम्पियर इंटू आवर, तो बेसिकली बल एक क्या दे रहा है? पावर एक तरीके से। और टाइम, लाइक कि टाइम 5 एम्पियर, 5 इंटू टाइम, लाइक व्हाट इज टाइम? दैट इज 12 आवर्स। आंसर इज ए। डन यार, ओके। एज पर BIS laws, the height of ceiling fan from the ground should be, बोलो। अभी कुछ देर पहले ही बात हुई थी हमारी, दैट इज व्हाट? 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। ओके, एज पर BIS laws, the
डिस्टेंस बिटवीन टू क्लीट्स शुड बी, ओके, 60 सेंटीमीटर। ये हमने जब पढ़ा था तब भी बात करी थी, लेक्चर्स में भी ये बात हुई थी, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ऑन बिकमिंग वेट द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी रिड्यूस्ड बाई, E. E is the right answer, that is 1000 ohm। ठीक है, ओके। 55 वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, सबसे देखो एक्चुअली देखो, अगर मैं इसको लेता हूं, दिस इज लाइक कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज, दिस इज बेसिकली ट्रू फॉर ट्रांसफॉर्मर and also known as regulation down, also known as regulation down, और no load minus full load voltage upon full load voltage, this expression is used to calculate voltage regulation for alternator and बोलो ट्रांसमिशन लाइन, अल्टरनेटर एंड ट्रांसमिशन लाइन, और इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज रेगुलेशन डाउन, उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, रेगुलेशन अप, ठीक है ना यार, हाँ ठीक है, रेगुलेशन अप। डन। तो अब ऐसे केस में, अब ऐसे केस में भगवान का नाम लगा करके, भगवान का नाम लेकर के एक ऑप्शन लगा देना ए या बी में से, किस्मत सही रही तो सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 56 on which load, on which load the efficiency of the transformer is more, बोलो क्या होगा, when copper loss and iron losses are equal। अच्छा, what is loading for maximum efficiency, तो अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। दिस इज कंडीशन फॉर लोडिंग ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी, ठीक है ना। इस लोडिंग पे इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम। इस अच्छा, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर को कितने परसेंट लोडिंग पे के लिए डिजाइन करते हैं, कितने परसेंट लोडिंग के लिए डिजाइन करते हैं, 100। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कितने परसेंट लोडिंग पे, नहीं 100%, मतलब फुल लोड पे कितने परसेंट लोडिंग पे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी देता है, ऐसे पूछेंगे, कितने परसेंट लोडिंग पे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी देता है, पावर ट्रांसफार्मर कितने परसेंट लोडिंग पे मैक्सिमम इफिशियंसी देता है, दैट इज अगेन 100%। और कितने परसेंटेज लोडिंग पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम इफिशियंसी देता है, दैट इज लाइक कि 50 to 70,
नहीं नहीं 40 to 50 नहीं, आप 50 to 70 याद रख लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार आपको मिलेगा 50% लोडिंग, ठीक है, 50 to 70। या फिर ऐसे पूछेंगे कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है कितने परसेंट लोडिंग के लिए डिजाइन करते हैं, तो अगेन आंसर इज 50 to 70%। डन। क्वेश्चन नंबर 57, बोलो। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक and high voltage waves provided by आंसर इज डी। अभी ग्राउंड वायर कहाँ लगता है, तो ये लगता है बेसिकली आपका जो सब स्टेशन होते हैं ना, सब स्टेशन, उसमें ग्राउंड में ना लाइक ऐसे एक नेट नुमा टाइप से सब स्टेशन पे लाइक ऐसे वो पूरा जाली जैसा बिछा देते हैं, तो वो भी बेसिकली किसके लिए होता है, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए ही होता है। तो ए लाइटनिंग अरेस्टर आप जानते हो, बाकी ग्राउंड वायर सब स्टेशन में यूज होता है। क्लियर है? तो 57 का आंसर इज डी। एनी कंफ्यूजन? डन। ओके 58, द वोल्टेज वेरिएबल अलाउड टू इन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें तो ±5% पढ़ाया गया, अब कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। देखो लाइक कौन हो सकता है, आसपास कौन भटक रहा है, समझना पड़ेगा आपको। उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लाइक कि दैट इज 10%। वैसे अगर बात करी जाए तो ये होता है ±5% इन अदर कंट्रीज, और हमारे इंडिया वाले थोड़ा सा आगे हैं, ±6%, ठीक है। और अगर यही फ्रीक्वेंसी में पूछ ले तब फ्रीक्वेंसी में कितना होता है, ±3%। फ्रीक्वेंसी में कितना होता है, ±3%। डन यार। ओके 59, 59, बोलो। इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज विच पैरामीटर लाइकली टू चेंज, कैपेसिटेंस, बिकॉज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन, अगर यहाँ पे बात करें ट्रांसमिशन लाइन की, तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड कंडक्टर। तो जैसे जैसे आप लाइक इसे ज़्यादा करोगे तो सी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो यही तो हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस ज़्यादा ना हो, तो इसलिए डी की वैल्यू बेसिकली हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज डी, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर हम लगाते हैं क्या, वहाँ पे लगाते नहीं है, वहाँ पे कैपेसिटी इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कैपेसिटेंस इंड्यूस होने के लिए, एक कंडक्टर और यहाँ पे क्या, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे कौन होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे कौन होता है, एयर, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक ठीक है, तो लाइक कि इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, एक कैपेसिटेंस। डन। अच्छा, कैपेसिटेंस कहाँ पे बनता है, बिटवीन कंडक्टर या बिटवीन अर्थ एंड कंडक्टर। कैपेसिटेंस कहाँ पे फॉर्म होता है, बिटवीन कंडक्टर्स एंड बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, बोथ, दोनों जगह बनता है, ठीक है। मैंने थोड़ी बोला सिंगल चॉइस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। देखो, तो एक तो लाइक कि कैपेसिटेंस इसके इसके बीच में बन रहा है, दूसरा कैपेसिटेंस लाइक इसके इसके बीच बन रहा है, फिर इसी तरह तीसरे वाले के बीच में बनेगा, और फिर इनके आपस में बीच में बनेगा, देन फिर इसके इसके बीच में बन जाएगा, लाइक कि सब इस तरीके से बन रहा होता है।
ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं यार। 60 बोलो। ACSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील स्टैंड सराउंडिंग बाय 25 एल्यूमिनियम, कैसे करें बोलो। अब देखो, अब सही बताएं तो लाइक कि ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। एक पहले भी मैंने बताया होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, जो कम वाला होगा दैट इज फॉर व्हाट, स्टील ना। यस या नो? जो कम वाला होगा दैट इज फॉर स्टील ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो ज़्यादा वाला होगा ऑब्वियसली दैट इज फॉर एल्यूमिनियम। लाइक मैंने बताया भी होगा, लाइक कि 7/25 भी लिख दो, 25/7 भी लिख दो, तो दोनों आंसर सही होंगे। ये उनसे जाके पूछना प्लीज़ जिन्होंने पेपर बनाया, मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूँगा। ठीक है, बस वही बात, एक ही ऑप्शन है आपके पास, भगवान का नाम लो, लाइक ए और सी, जिस पे हाथ चला जाए लगा दो, बाकी तुम्हारी किस्मत है ऐसे केसेज में। क्वेश्चन नंबर 61। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिंगल फेज 1.5 किलोवाट मोटर MCB रेटिंग प्रोवाइडेड शुड बी, कितना होना चाहिए? ओके, एक देख लेते हैं यार। P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो 1500 वोल्टेज मान लो कि सिंगल फेज का, लाइक कि कितना होगा 220 इंटू आई, लाइक कि 200, चलो 200 ले लो आप। हाँ ठीक है, फिर इसके हिसाब से तो ए आ जाएगा ना। वही है यहाँ पे फिर सेफ्टी फैक्टर वाली बात है। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर आप मतलब सेफ्टी फैक्टर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि लाइक एकदम एग्जैक्टली रेटिंग पे ही, रेटिंग से ज़्यादा जाके हमें क्लोज कर देना है, समझ हो नहीं? ऐसा भी नहीं है कि लाइक जस्ट रेटिंग के ज़्यादा जाके ही हमें क्लोज कर देना है, लाइक एक लिमिट से ज़्यादा करंट जाए तब तो, लाइक ये स्टैंडर्ड है, दैट इज 16 एम्पियर। तभी वही वही मानना पड़ता है जो इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर रखा है, आप कैलकुलेशन से निकाल नहीं सकते। अब ऐसे वही बात है कि लाइक फैन की लाइट की हाइट उतना ही क्यों, लाइक ठीक है उन्होंने बाकी सारी चीज़ें देखी हैं उसके हिसाब से ना, अब वो कितना फैक्टर ज़्यादा ले रहे हैं वो उनके उस चीज़ पे मैटर करता है। 10 एम्पियर्स की यूज़ करते हैं। देखो यार, यूज़ मैंने भी नहीं किया, यूज़ आपने भी नहीं किया ना, तो अगर आपको 10 एम्पियर पे ज़्यादा भरोसा है तो लाइक कि आप लगा सकते हो। उन्होंने बी दे रखा था, उन्होंने बी दे रखा। ठीक है, ये देखो असली लाइनमैन है, भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 62। इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ केबल शुड हैव, क्या होगा? लो कॉस्ट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सही बात। 1 किलोवाट आवर, बोलो कितना BTU होता है, कितना BTU होता है? 3.413 BTU। केबल के बारे में, केबल का 4 लेक्चर है यार, कंप्लीट कर लो। अभी बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा, 4 ही लेक्चर हैं 1-1 घंटे के,
सारा मतलब कुछ क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ऐप पे पड़े हुए हैं अविनाश, ठीक है। मतलब ऐसे चलो मैं बता भी दूंगा कि लाइक कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा ना यार, मतलब आप 4 घंटे लगा लो, लाइक सारे क्वेश्चन जितने फ्रेम होंगे वो लाइक सभी आपको पता चल जाएंगे। मैंने 2 की स्पीड में बोला है, 2x की स्पीड। तो लाइक कि 1 घंटे का आप ले लो, सही बात है, तो 1.5 घंटे का भी है। नहीं 2x के में मत देखना, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, खाली सिर्फ फॉर्मेलिटी करोगे। 2x की स्पीड में मत देखना। हाँ 1.5 देख लो, हो जाओ फिर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 64। Power factor is penalty is imposed by state electricity authority if the power factor is below 0.9, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द मैक्सिमम वेरिएशन अलाउड द फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन बहुत रिपीट होने वाले हैं एसएससी जितने लोग भी एग्जाम देने वाले हो ना, लाइक ऐसे ना, क्योंकि क्वेश्चन इन द सेंस कि लाइक एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट होंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब चाहे क्वेश्चन बोल लो चाहे कॉन्सेप्ट बोल लो, मैं तो कॉन्सेप्ट बोलूंगा। 65 दैट इज बी। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ डीजी सेट। व्हाट इज डीजी सेट? एनीवन? ओके, डीजल जनरेटर। तो बताओ बताओ कितने के लिए डिजाइन किया जाता है? नॉर्मली 0.8 के लिए। चाहे इवन इंडक्शन मोटर भी ना, याद रखना इंडक्शन मोटर भी नॉर्मली डिजाइन किया जाता है इसी के आसपास। डिजाइन किया जाता है मतलब लाइक उसमें इतना वाइंडिंग यूज करते हैं ना कि लाइक वो लगभग इसी के आसपास काम कर रहा होता है। 0.8, ठीक है। तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये 1 या 1.1 तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। बी और सी, तो लाइक इसमें बी के लिए डिजाइन कर। द मैक्सिमम वेरिएशन अलाउड इन वोल्टेज ऑफ लो वोल्टेज एंड एमबीएसी मेगावोल्ट। बताओ कितना होता है मैक्सिमम वेरिएशन? 5%, ठीक है, दैट इज 5%। बाकी कितने पॉइंट्स होते होंगे? तो दैट इज 12 ना, ठीक है। इनका जो आंसर है हाँ, इनका जो आंसर है तो रिकमेंडेड। ठीक है, ओके। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट ड्यू टू यूज ऑफ डिस्चार्ज लैम्प इन वर्कशॉप रिजल्ट्स इन मूविंग मशीनरी अपीयरिंग। बोलो। बोलो अब, चलो अब ऐसे थोड़ा सा, लेकिन अभी तो ये नहीं होता है, बचपन में थोड़ा सा चले जाओ। कभी आपने ध्यान दिया हो जब लाइट थोड़ी सी डिम होती थी तो फैन फैन आपको अजीब तरीके से बिहेव करता हुआ दिखता था, याद आ रहा है? बचपन की ऐसी कुछ यादें हैं आपके पास? लाइक या तो ऐसा लगता था कि उल्टा जा रहा है, या तो ऐसा लग रहा होता कि उल्टा जा रहा, या फिर ऐसा लग रहा हो कि बहुत स्लो घूम रहा है, या तो फिर ऐसा कि लाइक कि बहुत फास्ट, मतलब हाँ बहुत स्लो घूम रहा है, या तो लाइक अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, या फिर ऐसे कि एकदम रुका हुआ है। ये भी पॉसिबिलिटी होती थी। तो वो सारी घटनाएं किस इफेक्ट की वजह से होती थी? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। देन व्हाट इज द आंसर? बोलो व्हाट इज द आंसर? एक्चुअली डी ना, एक्चुअली डी ना, लाइक कि स्टेशनरी भी दिख रही थी और लाइक कि स्लो भी चल रही थी और रिवर्स डायरेक्शन में भी फील हो रहा था ऐसा, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ब्रोकन इट प्रोड्यूस बैंग, दिस इज ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा? मतलब ऐसे बल्ब नहीं फोड़ा है क्या कभी? वो फ्यूज बल्ब फोड़ा होगा या फिर फूट गया होगा, आवाज आती है ना उसमें से, क्यों आती है? क्योंकि उसमें वैक्यूम होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूम होता है, ठीक है, तो वैक्यूम इनसाइड द बल्ब। बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने डिटेल में बात कर रखी है, क्या होता है कैसे होता है। मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस फॉर बिल्डिंग इज, डी, 8 ओम। जो मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस, एक मिनट यार, इसमें मुझे भी डाउट हो रहा है, ये एक्चुअली इनका आंसर था जो मैंने बताया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सॉरी, आंसर इज 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस फॉर बिल्डिंग इज, दैट इज 1 ओम। डन। अर्थिंग अरेंजमेंट फॉर high tension installation substation and generating station should be inspected at an interval of, बोलो कितने दिन बाद लाइक कि उसको रीचेकिंग कर लेनी चाहिए? तो वेरी गुड, 6 मंथ, 6 मंथ्स होता है यार, जहाँ तक मुझे आइडिया है, हालांकि इन्होंने आंसर उधर कुछ और ही दे रखा है, बट 6 मंथ्स होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, 73, व्हाट इज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केटल? 350, जो आप लाइक इलेक्ट्रिक केटल होता है 350 टू 1000 वाट, ठीक है। ओके, सोलर एंड विंड हाइब्रिड सिस्टम इज, बोलो, दीज आर, सोलर और विंड को कन्वेंशनल कैसे बोल सकते हो आप लोग? कन्वेंशनल तो वो होते हैं ना लाइक कि जो बहुत ज्यादा लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, यस या नो? और नॉन कन्वेंशनल में, अगर ऑप्शन में नॉन कन्वेंशनल होता तो आप बोल सकते थे सोलर एंड विंड हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। तो लाइक कि अभी कुछ न, हाँ, कन्वेंशनल रिन्यूएबल, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप, ऐसा नहीं बोल सकते आप, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कन्वेंशनल हैं, नहीं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल अलग चीज है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल अलग चीज है, ठीक है। कन्वेंशनल का सिंपल सा मतलब है कि लाइक अगर आप किसी मेथड से बहुत हाई लेवल, हाई स्केल पे एनर्जी जनरेट कर पा रहे हो तो दैट इज कन्वेंशनल, और अगर लो लेवल पे लाइक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। और रिन्यूएबल तो लाइक उसका तो आप मतलब पता है क्या, लाइक कि अगर एक बार यूज कर पा रहे हो तो दैट इज नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला हो गया, और रिन्यूएबल लाइक जैसे आप बार बार यूज कर सकते हो। तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल से आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, क्लियर है बात? फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिकमिंग पॉपुलर, क्योंकि डे बाय डे सोलर सेल पिक्चर में आ रहा है ना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, 20 इंच डेजर्ट कूलर, मतलब गुमराह करने की कोशिश, इसका कोई यूज है? लाइक एनर्जी क्या हो जाएगा,
पावर इंटू टाइम, लाइक 150 इंटू 1000 इंटू टाइम कितना था 8, कितना आएगा ये, कितना आ रहा है 1.2, आंसर इज ए। क्लियर है यार, डन। चलो ठीक है यार, इतना ही करते हैं आज के लिए, तो बाकी कल इस पेपर को ख़त्म कर देंगे। बट वही है, वही चीज़ कि लाइक कि पेपर ख़त्म करना इज़ नॉट द प्रायोरिटी, कितना एक्स्ट्रा चीज़ें हमें सीखनी है, दैट इज़ द प्रायोरिटी ना। ठीक है, आज के पूरे सेशन में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो ठीक है यार, थैंक यू, मिलते हैं फिर।